लो लो। हेलो बेटा, गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं सारे बच्चे? गुड इवनिंग बेटा, हेलो। आज आपको सरप्राइज मिल गया। आज मंडे बॉटनी क्लास हो गई। चलो कोई बात नहीं। तो इस बार थर्सडे फ्राइडे सैटरडे बॉटनी क्लास नहीं है, इस बार मंडे ट्यूसडे और वेंसडे बॉटनी की क्लास है। थोड़ा सा चेंज है स्केड्यूल में। तो हम इस वीक ये वाला चैप्टर खत्म करेंगे, लिविंग वर्ल्ड। और फिर थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे आपकी क्लास केमिस्ट्री की होगी। चलो, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए, ओके बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। डीपीपी वीडियो सोल्यूशन कहाँ होते हैं? बेटा आप अपने ऐप में जाओगे, जो आपका बैच होता है, जब आप बैच पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद लेक्चर आते हैं। जब उसको आप साइड में ऐसे शिफ्ट करते जाओगे ना, डीपीपी पीडीएफ, तो सबसे एंड में लिखा आएगा डीपीपी वीडियोस। तो वहां आपको मेरा सोल्यूशन मिलेगा। जब आप ये क्विज सॉल्व करते हो, डीपीपी क्विज, तो क्विज सॉल्व करने के बाद आप देखते हो शो सोल्यूशन, तो वहां आपको दूसरे टीचर का सोल्यूशन दिखाई देगा, जिसमें टीचर की शक्ल दिखाई नहीं देगी। लेकिन जब आप बैच में इस तरह से क्लिक करोगे, अपने बैच में जाके, मैं बता देती हूँ आपको। सपोज जैसे ये आपका बैच है अर्जुना, आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप क्लिक करोगे बॉटनी पे, राइट। जैसे ही आप बॉटनी पे क्लिक करोगे तो लिविंग वर्ल्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाता है लेक्चर्स, फिर नोट्स, फिर डीपीपीज, डीपीपी पीडीएफ, और फिर सबसे एंड में जब आप यहाँ शिफ्ट करते जाओगे तो डीपीपी वीडियोस आएंगी। तो वहां डीपीपी वीडियोस में आपको मेरा जो मैंने आपको सोल्यूशन दिया है लेक्चर फॉर्म में, वो आपको मिलेगा। ठीक है बेटा? तो लेक्चर, नोट्स, डीपीपी पीडीएफ, डीपीपी सोल्यूशन, उसके बगल में सबसे एंड में जब आप खिसकाते जाओगे तो डीपीपी वीडियो मिलेगी, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है बेटा? जो सैटरडे वाला डीपीपी वीडियो का सोल्यूशन था वो आज आपको मिल जाएगा। जो सबसे पहला डीपीपी 1 था उसका सोल्यूशन ऑलरेडी पड़ा हुआ है आपके बैच में, डीपीपी वीडियो में, जो मेरा वाला सोल्यूशन है वीडियो फॉर्म में। और जो सैटरडे वाली डीपीपी का सोल्यूशन है वो आज आपको मिल जाएगा। ठीक है? चलिए बेटा, तो फिर स्टार्ट करते हैं। चलो, हमने लास्ट क्लास में कहां तक डिस्कस किया था, एक बार फटाफट से वो रिकैपिचुलेट करते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो बेटे लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे मेटाबॉलिज्म क्या है, ये सब कुछ हमने खत्म कर दिया था। हम डिस्कस कर रहे थे बायोडाइवर्सिटी को, कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है अर्थ की, वो बहुत ज्यादा रिच है। तो उसको पढ़ने के लिए एक ब्रांच ऑफ साइंस की हमने बात करी थी पिछली क्लास में, एंड दैट वाज टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करती है प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को। और क्लासिफिकेशन का प्रोसेस क्या था? वो प्रोसेस जिससे हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में बांटकर पढ़ते हैं, ताकि पढ़ना उनको आसान हो जाए। तो वहां पे मैंने आपको दो तरह की टेक्सोनॉमी बताई थी, एक क्लासिकल और एक मॉडर्न। क्लासिकल टेक्सोनॉमी पुरानी टेक्सोनॉमी, जो केवल किसके ऊपर बेस्ड थी? मॉर्फोलॉजी। यानी कि उस टेक्सोनॉमी में केवल एक्सटर्नल फीचर्स को देखकर, केवल मॉर्फोलॉजी को देखकर ही ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में बांटा जाता था, क्लासिफाई किया जाता था। फिर हमने पढ़ा था मॉडर्न टेक्सोनॉमी। जैसे जैसे टेक्सोनॉमी में एडवांसमेंट आई, तो हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में जब बांटते थे तो केवल मॉर्फोलॉजी नहीं बल्कि एनाटॉमी भी देखने लगे, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर, साइटोलॉजी भी देखने लगे, यानी कि सेल इंफॉर्मेशन, उनका डेवलपमेंटल प्रोसेस भी देखने लगे, उनकी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी देखने लगे, माने कि वो कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें मिलाकर हम मॉडर्न टेक्सोनॉमी की मदद से ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में बांटने लगे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे और एडवांसमेंट हुई, एक और ब्रांच ऑफ साइंस पिक्चर में आई, एंड दैट वाज सिस्टमैटिक्स। तो आज हमें सिस्टमैटिक्स को डिटेल में डिस्कस करना है। अच्छा, एक चीज और हमने डिस्कस करी थी कि टेक्सोनॉमी जो है किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में बांटती है। 4 स्टेप में हमने ये डिस्कस किया था। टोटल 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप कौन सा था? कैरेक्टराइजेशन, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को पूरा नोट डाउन करते हैं। दूसरा था आइडेंटिफिकेशन, जहां पे पहचान करते हैं हम कि ये कौन से ग्रुप के साथ मैच खा रहा है।
फिर उसके बाद हम क्या कर रहे थे, हम उसको ग्रुप में रख दे रहे थे यानी कि क्लासिफिकेशन, और फिर बाद में उसका कर रहे थे नामकरण यानी कि नॉमेनक्लेचर। तो हमने टेक्सोनॉमी को टोटल 4 स्टेप में देखा। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन एंड देन नॉमेनक्लेचर, और आपको इसी ऑर्डर में इन चारों स्टेप्स को याद करना है। तो चलिए, ये तो हुआ सैटरडे की क्लास का रिवीजन। आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा सिस्टमैटिक्स क्या होता है। सिस्टमैटिक्स पढ़ने के बाद आपको बताएंगे नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर को हम डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि हम नामकरण कैसे करते हैं, साइंटिफिक नाम कैसे रखते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सारे बच्चे टेबल चेयर पे बैठेंगे, बेड पे कोई नहीं बैठेगा। कमर सीधी, आंखों में चमक, चेहरे पे स्माइल, और अपनी बॉटनी कॉपी अपने सामने रखो, साथ साथ नोट्स बनाते जाओ और साथ साथ याद करते चलो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद सिस्टमैटिक्स। एनसीईआरटी की लाइंस बाद में पढ़ेंगे, पहले जान लेते हैं कि सिस्टमैटिक्स है क्या। अपनी अपनी एनसीईआरटीज भी अपने सामने रखेंगे, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी उनको हम साथ साथ मार्क करते हुए चलेंगे। चलिए, तो पिछली क्लास में हमने बात करी क्लासिकल टेक्सोनॉमी और मॉडर्न टेक्सोनॉमी की, राइट। क्लासिकल टेक्सोनॉमी में केवल मॉर्फोलॉजी की बात हो रही थी, लेकिन मॉडर्न टेक्सोनॉमी में मॉर्फोलॉजी के साथ साथ और भी चीजें पिक्चर में आई। लेकिन सिस्टमैटिक्स एक बहुत ही बड़ा रूप है, एक बहुत ही बड़ी ब्रांच ऑफ साइंस है। जब सिस्टमैटिक्स धीरे धीरे डेवलप हो रही थी तो ये छोटी सी ब्रांच ऑफ साइंस थी, लेकिन आज के तारीख में ये ब्रांच ऑफ साइंस इतनी वाइड है, इतनी बड़ी है कि ये टेक्सोनॉमी को भी अपने अंदर निगल गई है। माने कि अब टेक्सोनॉमी भी सिस्टमैटिक्स के अंडर ही आती है। तो नाउअडेज, आज की तारीख में सिस्टमैटिक्स जो है दैट इज अ वेरी बिग ब्रांच ऑफ साइंस, बहुत बड़ी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसने अपने अंडर टेक्सोनॉमी को भी ले लिया है। ठीक, अच्छा आप समझते हैं कि सिस्टमैटिक्स है क्या। सबसे पहले तो इस शब्द को सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया, जो ये शब्द सिस्टमैटिक्स है इसका मतलब क्या है और इसको सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया, ये इंपॉर्टेंट है। सिस्टमैटिक्स एक लैटिन वर्ड है। लैटिन बेटा एक तरह की भाषा होती है। तो ये जो शब्द सिस्टमैटिक्स है ये कौन सी भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से, और इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सबको सिस्टमैटिकली अरेंज करना ताकि हम उन्हें आसानी से पढ़ सकें। और इस शब्द को सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे कैरोलस लीनियस साहब, जिन्हें हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स भी बोल देते हैं। उनकी एक किताब थी, उन्होंने, जो कैरोलस लीनियस साहब हैं, उनका क्लासिफिकेशन की फील्ड में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है, क्योंकि कैरोलस लीनियस साहब ने ही बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो कि साइंटिफिक नेमिंग का सिस्टम है। तो कैरोलस लीनियस को इसीलिए बोलते थे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, क्योंकि उन्होंने इस फील्ड में बहुत ज्यादा काम किया था। तो कैरोलस लीनियस ने एक किताब लिखी थी और उस किताब का नाम था सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी। इस किताब में सबसे पहले उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया, दैट इज सिस्टमैटिक्स। चलो इतनी बात समझ में आती है। अभी तक हमने क्या जाना, सिस्टमैटिक्स एक लैटिन भाषा से लिया हुआ शब्द है जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स को जब हम सिस्टमैटिकली बांटकर पढ़ते हैं। कौन सी किताब में सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल हुआ, सिस्टमा नेचुरी। किसने लिखी है किताब, कैरोलस लीनियस साहब ने। चलो इतना याद हो गया। अब जब ये ब्रांच ऑफ साइंस यानी कि सिस्टमैटिक्स डेवलप हो रही थी तो इसका एक पर्पस था, एक पर्पस। ध्यान से सुनना, ये लाइन एनसीईआरटी नीट में आई हुई है, जो लाइन में अभी बोलने वाली हूं इस पे क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि सिस्टमैटिक्स जो है, जब ये ब्रांच चालू हुई, इसका पर्पस था टू स्टडी
द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? भिन्नता। माने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स धरती पर प्रेजेंट हैं वो कितने अलग अलग तरीकों के हैं, कितने नाना प्रकार के हैं, उनमें कितनी डाइवर्सिटी है, ये पढ़ना वॉज द मेन पर्पस ऑफ सिस्टमैटिक्स। और केवल इतना ही नहीं बल्कि उनके बीच में रिलेशनशिप्स भी बैठाना कि वो किस तरह आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। माने हमने अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स को पहले तो हमें पढ़ना है, जानना है कि कितने अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स धरती पर हैं, और फिर यह भी जानना है कि उनके बीच में रिलेशनशिप्स क्या क्या हैं, कौन लोग ऐसे हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। जैसे हम लोग, हम जो ह्यूमंस हैं, चिंपैंजी है, ओरंगुटैन है, गोरिल्ला है, मंकी है, लेमुर्स हैं, राइट, ये सब एक ही एंसेस्टर से आए हैं, एप से। तो यानी कि हम सब कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड हैं। तो हम सब में आपस में बीच में क्या रिलेशनशिप्स हैं, ये पढ़ना भी सिस्टमैटिक्स का पर्पस था। लेकिन धीरे धीरे सिस्टमैटिक्स इतनी बड़ी ब्रांच हो गई साइंस की कि उसने टेक्सोनॉमी को भी अपने अंदर ही इंक्लूड कर लिया। यानी कि अब सिस्टमैटिक्स ब्रांच के अंडर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई तो करते ही हैं, हम उनको ग्रुप्स में तो बांटते ही हैं जो हम टेक्सोनॉमी में किया करते थे, पर उसके अलावा हम एक और चीज करते हैं और वो है टू स्टडी देयर फाइलोजेनी। द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी कुछ नहीं लिखना, बस समझना है। द वर्ड इज फाइलोजेनी। तो ये शब्द आप पहली बार सुन रहे होंगे। मैंने इस शब्द का इस्तेमाल ना तो क्लासिकल टेक्सोनॉमी में किया और ना ही मैंने इस शब्द का इस्तेमाल मॉडर्न टेक्सोनॉमी में किया। मैं इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहली बार सिस्टमैटिक्स में कर रही हूं। तो इस शब्द का मतलब क्या होता है? फाइलोजेनी वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है द हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि एंसेस्ट्रल हिस्ट्री। ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जो ये पता लगाती है कि किसी फलाना ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर कौन थे। मतलब वो ब्रांच ऑफ साइंस जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की पूरी हिस्ट्री को ट्रेस कर ले, उनकी पूरी हिस्ट्री को पढ़ ले और ये पता लगा ले कि भैया इनका जो एंसेस्टर था वो ये था। तो हम कहते हैं फाइलोजेनी वो ब्रांच ऑफ साइंस है which deals with the evolutionary history। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसकी पूरी हिस्ट्री क्या है, उसके एंसेस्टर कौन थे। तो यानी कि आज की तारीख में सिस्टमैटिक्स क्या हो गई? आज की तारीख में सिस्टमैटिक्स मॉडर्न टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी हो गई। तो आज की तारीख में सिस्टमैटिक्स को हम क्या कहेंगे? दैट सिस्टमैटिक्स इज इक्वल टू मॉडर्न टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। मतलब सिस्टमैटिक्स ना केवल ऑर्गेनिजम्स के बीच की डाइवर्सिटी को पढ़ने में मदद करती है, उनको ग्रुप में बांटने में मदद करती है, बल्कि वो ये जानने में भी मदद करती है कि उनके एंसेस्टर कौन थे, उनकी हिस्ट्री क्या थी, उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो आज की तारीख में एक बहुत बड़ी ब्रांच ऑफ साइंस है। ओके, तो चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं। अपनी अपनी कॉपी सब अपने सामने रखेंगे, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे और लिखते लिखते हर चीज को याद करते चलेंगे। तो सिस्टमैटिक्स एक कैसा वर्ड है? एनसीईआरटी की लाइन है, नीट में आ सकता है। इट्स अ लैटिन वर्ड। सिस्टमैटिक्स एक लैटिन वर्ड है। यहां पे आपको भटकाया जा सकता है, आपके साथ खेला खेला जा सकता है। वो बोल देगा कि भैया सिस्टमैटिक्स तो एक ग्रीक वर्ड है, तो आप क्या बोलोगे? भाग, गलत है। सिस्टमैटिक्स एक लैटिन वर्ड है। इसको सबसे पहले इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ organisms।
राइट, ऑर्गेनिजम्स का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। कहां यूज हुआ ये वर्ड, तो आप कहोगे फर्स्ट यूज्ड इन द बुक। इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले कौन सी किताब में किया गया? द नेम ऑफ द बुक वॉज सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी। और ये बुक किसने लिखी? दिस बुक वॉज रिटन बाय कैरोलस लीनियस। कई बार लिखा रहता है कैरोलस लीनियस, कई बार लिखा रहता है कार्ल वॉन लीनियस। एक ही बात है, एक ही नाम है, राइट? इतना डन। लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले कौन सी किताब में इस्तेमाल हुआ? सिस्टमा नेचुरी। किसने ये बुक लिखी? कैरोलस लीनियस। चलिए, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सिस्टमैटिक्स, ये भी लिख लेते हैं। ये लाइन सीधी पूछी जाती है क्वेश्चंस में। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सिस्टमैटिक्स, तो आप कहोगे पर्पस था टू स्टडी डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स में कितनी डाइवर्सिटी है, एंड और साथ में क्या, एंड देयर रिलेशनशिप्स। सिर्फ ये नहीं पढ़ना कि कितने अलग अलग तरह के नाना प्रकार के प्राणी पृथ्वी पर हैं, केवल ये नहीं पढ़ना, बल्कि उनके बीच का रिलेशनशिप्स को भी जानना कि जो इतने अलग अलग तरह के, इतने डाइवर्स तरह के ऑर्गेनिजम्स धरती पर हैं, इनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप्स हैं, उन रिलेशनशिप्स को भी पढ़ना है। तो कई बार सिस्टमैटिक्स की जो ये स्टेटमेंट होती है, इसके साथ ऐसे बोल देते हैं, द पर्पस ऑफ सिस्टमैटिक्स इज टू स्टडी डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ओनली। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बेटा? फॉल्स हो जाएगी। सिस्टमैटिक्स का पर्पस केवल डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना नहीं, बल्कि उनके बीच की रिलेशनशिप्स को जानना भी है। तो यही स्टेटमेंट अगर ऐसे आएगी, दैट द पर्पस ऑफ सिस्टमैटिक्स इज टू स्टडी द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ओनली, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, राइट? या फिर बोले कि द पर्पस ऑफ सिस्टमैटिक्स इज टू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ओनली, गलत। सही स्टेटमेंट क्या होगी? द पर्पस ऑफ सिस्टमैटिक्स इज टू स्टडी डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। क्लियर? तो धीरे धीरे ये ब्रांच ऑफ साइंस और ज्यादा एडवांस हुई। तो हम कहेंगे दैट द स्कोप ऑफ systematics later on was increased। जैसे जैसे ये ब्रांच ऑफ साइंस डेवलप होती गई, तो इसका जो स्कोप था, इसका जो दायरा था, वो बढ़ गया। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स लेटर ऑन वॉज एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड का मतलब होता है बढ़ गया, दायरा बढ़ जाना। तो ये ब्रांच ऑफ साइंस बहुत बड़ी हो गई, and included modern taxonomy also, and included modern taxonomy also। तो धीरे धीरे डेवलप होते होते ये ब्रांच ऑफ साइंस इतनी बड़ी हो गई, इतनी एनलार्ज हो गई कि इसी के अंदर मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी इंक्लूड कर दी गई। तो यानी कि आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं that systematics is equal to
मॉडर्न टेक्सोनॉमी और मॉडर्न टेक्सोनॉमी के मायने हम जानते ही हैं। मॉडर्न टेक्सोनॉमी में मॉर्फोलॉजी भी आएगी, एनाटॉमी भी आएगी, साइटोलॉजी भी आएगी, इकोलॉजी भी आएगी, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, डेवलपमेंटल प्रोसेस, एम्ब्रियोलॉजी, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस इंक्लूडेड हैं मॉडर्न टेक्सोनॉमी में। और साथ में यहां पर एक और चीज आ जाएगी जो अब से पहले जिसका जिक्र हमने अभी तक नहीं किया है, एंड दैट इज फाइलोजेनी। तो यहां पर फाइलोजेनी का जिक्र सबसे पहली बार हुआ है, इससे पहले हमने कहीं इस शब्द की बात नहीं करी। इसका मतलब क्या है, तो हम कहेंगे फाइलोजेनी इज branch of science which deals with ancestral history, which deals with ancestral history। किसी भी ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर कौन है, या फिर इसी को हम दूसरे शब्दों में कह देते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। राइट, तो जो पूरे एवोल्यूशन को पढ़ डाले कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन कैसे हुआ, ये किस तरह धरती पे डेवलप हुआ, इसके एंसेस्टर्स कौन थे, ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस को हम फाइलोजेनी कहते हैं। ओके, सो टुडेज सिस्टमैटिक्स इज इक्वल टू, उसमें टेक्सोनॉमी तो आ ही गई है, लेकिन टेक्सोनॉमी के साथ साथ सिस्टमैटिक्स में फाइलोजेनी भी प्रेजेंट है। और इसी फाइलोजेनी की मदद से हम कहते हैं कि सिस्टमैटिक्स आपस में रिलेशनशिप्स को भी पढ़ता है। रिलेशनशिप्स को वो कैसे पढ़ पाता है, जब हमें पता है कि ह्यूमंस, ओरंगुटैन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, इन सबका एंसेस्टर कॉमन था, ये सारे एक ही एंसेस्टर से आए हैं। तो जब हमने उनकी हिस्ट्री को पढ़ा, उनके एवोल्यूशन को पढ़ा, तभी तो हम जान पाए कि हम सब तो आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। हम सारे ह्यूमन, ओरंगुटैन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, मंकी, लेमुर, हम सब प्राइमेटा हैं, प्राइमेट्स हैं। तो इसी फाइलोजेनी की वजह से ही सिस्टमैटिक्स जो है वो ऑर्गेनिजम्स के बीच के रिलेशनशिप को पढ़ पाता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट सिस्टमैटिक्स। तो चलिए एक बार एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं आप सिस्टमैटिक्स की। एनसीईआरटी क्या कहती है, अपनी अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लो। नया एडिशन लेना है सारे बच्चों को, पहले ही बता दिया गया है आपको। जो आपके पास पुराना एडिशन है वो तो रखना ही है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट एडिशन आया है एनसीईआरटी का, जिसमें चेंजेस होकर आए हैं, वो भी आपको लेना है। आपको दोनों अपने पास रखनी है, दोनों बुक रखनी है, पुराना भी और नया भी। चलिए आ जाइए देखते हैं। ये कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स हमेशा से इंटरेस्टेड रहते थे इन नोइंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डाइवर्सिटीज, बट ऑल्सो रिलेशनशिप्स अमंग देम। मतलब हम हमेशा से ही पहले से इंटरेस्टेड थे कि धरती पे कितने अलग अलग तरह के प्राणी हैं और उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं। दिस ब्रांच ऑफ साइंस इज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। तो हाँ, सिस्टमैटिक्स वही ब्रांच ऑफ साइंस है जहां पर हम डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं और उनके बीच की रिलेशनशिप्स को पढ़ते हैं। चलिए, द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, ठीक है, जिसका मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हमने पढ़ लिया। लीनियस, सबसे पहले लीनियस यूज्ड सिस्टमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। मतलब सबसे पहले लीनियस साहब ने अपनी बुक सिस्टमा नेचुरी में इस शब्द को इस्तेमाल किया। अब देखो आगे की लाइनें, देखो क्या कह रही हैं। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वॉज लेटर एनलार्ज्ड। ये कह रहा है धीरे धीरे जैसे जैसे सिस्टमैटिक्स बड़ी होती गई ब्रांच, तो उसका जो स्कोप था वॉज एनलार्ज्ड, उसका स्कोप बहुत बड़ा हो गया। एंड इट इंक्लूड, और उसमें क्या आ गया, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, सारी चीजें। आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये क्या था, ये टेक्सोनॉमी ही तो थी। तो पूरी की पूरी टेक्सोनॉमी किसमें इंक्लूड हो गई, सिस्टमैटिक्स में ही। फिर आगे क्या कह रहा है देखो, systematics takes into account
एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। सिस्टमैटिक्स ये भी पढ़ता है कि ऑर्गेनिजम्स के बीच में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स क्या हैं, यानी कि वही हो गया फाइलोजेनी। सो दीज आर द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी। चलिए, तो अब हमने ये पढ़ लिया कि क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने की सहूलियत से, पढ़ने की कन्वीनियंस के हिसाब से हम ग्रुप्स में बांट लेते हैं, और इस प्रोसेस को डील करने के लिए टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स, ये जो ब्रांच ऑफ साइंस हैं, ये हमारी मदद करती हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि टेक्सोनॉमी के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। टेक्सोनॉमी में सबसे पहला स्टेप कैरेक्टराइजेशन। अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में रखना है तो पहले हम उसके कैरेक्टर्स को नोट डाउन करते हैं, फिर उनकी पहचान करते हैं, फिर उन्हें क्लासिफाई कर देते हैं और फिर देते हैं उनको एक नाम। तो ये जो नाम देने का प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, उसका नामकरण करने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नाम देते हैं तो नॉमेनक्लेचर से पहले हम ये जान लेते हैं बेटा कि नाम कितने तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ नेम्स, तो नाम भी दो तरह के होते हैं। एक होता है वर्नैकुलर नेम, वर्नैकुलर नेम, और दूसरा होता है बायोलॉजिकल नेम। या जैसे दूसरे शब्दों में हम कह देते हैं साइंटिफिक नेम। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो नाम हो सकते हैं, एक वर्नैकुलर नेम होता है और एक बायोलॉजिकल नेम होता है। वर्नैकुलर नाम जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं दूसरे शब्दों में लोकल नेम्स, या फिर इन्हीं को हम कह देते हैं रीजनल नेम्स। माने जैसे आम ले लो आप, हिंदी भाषा में हम आम को आम कह रहे हैं, इंग्लिश में मैंगो कह देते हैं, बंगाली में कुछ और कह देते होंगे, कन्नड़ में कुछ और, मलयालम में कुछ और, राइट। यानी कि वर्नैकुलर नाम ऐसे नाम होते हैं जो जगह टू जगह बदलते हैं और भाषा टू भाषा बदलते हैं। यानी कि दोज नेम्स विच चेंजेस फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड लैंग्वेज टू लैंग्वेज, दे आर कॉल्ड एज द वर्नैकुलर नेम्स। मतलब ये बदलते रहते हैं, आम को आम हिंदी में कह रहे हैं, इंग्लिश में जो है मैंगो कह दिया, राइट। सो दीज नेम्स चेंज अकॉर्डिंग टू रीजन एंड लैंग्वेज। तो भाषा और इलाके के हिसाब से जब नाम बदल जाते हैं तो ऐसे नामों को हम कहते हैं वर्नैकुलर नेम्स या फिर लोकल नेम्स या रीजनल नेम्स। लेकिन फिर साइंटिस्ट्स को ऐसा महसूस हुआ कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक नाम तो ऐसा होना चाहिए जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में यूनिफॉर्म हो। माने ऐसा नाम जो भाषा टू भाषा या रीजन टू रीजन बदले नहीं। तो जितने भी प्राणी धरती पर हैं जिन्हें हमने डिस्कवर कर लिया है, जिन्हें हम जानते हैं, अगर हमें उनका नाम रखना है तो कम से कम एक नाम ऐसा होना चाहिए जो सबको पता हो कि भाई हाँ ये नाम इसका कॉमन है, ये चेंज नहीं होगा, ये पूरे वर्ल्ड में इसका नाम यही रहेगा। जैसे मैंगो, मैंगो का जो साइंटिफिक नाम होता है, जो बायोलॉजिकल नाम होता है, जो बोटानिकल नेम होता है, वो होता है मैंजीफेरा इंडिका। और ये नाम पूरे विश्व में
पूरे वर्ल्ड में यही रहेगा मेंजीफेरा इंडिका, ये चेंज नहीं होगा। हिंदी में इसे कुछ और कह सकते हैं, इंग्लिश में कुछ और कह सकते हैं, कन्नड़ में, मलयालम में, जापानी में, चीनी में कुछ और कह सकते हैं, लेकिन ये जो नाम है मेंजीफेरा इंडिका ये कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ऐसे नामों को हम कहते हैं बायोलॉजिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम। अगर वो एनिमल का नाम है तो उसे जूलॉजिकल नेम भी कह देते हैं। अगर वो एनिमल नेम है तो उसे जूलॉजिकल नेम कह देते हैं। और अगर वो प्लांट नेम है तो उसे बोटानिकल नेम कह देते हैं। राइट? जैसे मैंगो का बोटानिकल नेम क्या हुआ? मेंजीफेरा इंडिका। तो वो बोटानिकल नेम भी कहलाएगा, उसी को हम बायोलॉजिकल नेम कहते हैं और उसी को हम साइंटिफिक नेम कहते हैं। यानी कि मेंजीफेरा इंडिका इज द बोटानिकल और बायोलॉजिकल और साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। ओके, क्लियर? तो ये जो नाम है दीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे रहेंगे, चेंज नहीं होगा, ये नाम हर जगह एक ही रहेगा, मेंजीफेरा इंडिका। तो फिर अब पिक्चर में सवाल ये आता है कि ये जो साइंटिफिक नेमिंग का कॉन्सेप्ट है इसको लेकर कौन आए? तो हम कहेंगे साइंटिफिक नेमिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर आए कैरोलस लिनियस। और उस साइंटिफिक नेमिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं। तो वही अब हम पढ़ेंगे। ये शायद आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, पर कोरोना में किसी ने 9th क्लास में पढ़ाई करी ही नहीं है, तो हम करेंगे अब। चलिए, इतना डन बेटा? चलो, तो आप देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक नेमिंग। द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक नेमिंग वॉज गिवन बाय, हम कहेंगे साइंटिफिक नेमिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया हमारे कैरोलस लिनियस साहब ने। और उसका नाम क्या है? साइंटिफिक नेमिंग के कॉन्सेप्ट को हम बोलते क्या हैं? इट इज कॉल्ड एज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो साइंटिफिक नेमिंग के कॉन्सेप्ट को लिनियस साहब लेकर आए और उनके कॉन्सेप्ट का नाम क्या था? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का जो हम नाम रखेंगे, जो साइंटिफिक नाम रखेंगे, उस नाम के दो हिस्से होंगे। पहला हिस्सा उसके जीनस का नाम होगा और दूसरा उसकी स्पीशीज का नाम होगा। राइट? तो ये क्या कहता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर? दैट एवरी साइंटिफिक नेम हैज टू पार्ट्स। Every scientific name has two parts. हर एक साइंटिफिक नाम के दो हिस्से होंगे। पहला हिस्सा उसके जीनस का नाम होगा और दूसरा हिस्सा उसकी स्पीशीज का नाम होगा। तो फर्स्ट पार्ट जीनस नेम होगा
और सेकंड पार्ट स्पीशीज नेम होगा। ओके, इसीलिए कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, बाइनोमियल। बाय का मतलब दो, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम होगा उसके दो हिस्से होंगे। पहला हिस्सा जीनस का नाम है, दूसरा हिस्सा स्पीशीज का नाम है। इसीलिए कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इतना समझ में आया बेटा? इतना सारे बच्चों को समझ में आ गया? क्लियर? जीनस क्या होता है अभी समझ में आएगा। जीनस का मतलब होता है बेटा, जीनस एक बड़ा ग्रुप होता है जिसके अंदर काफी सारी स्पीशीज आती हैं, राइट? जैसे सपोज हम एग्जाम्पल ले लें कि पैंथेरा। पैंथेरा एक जीनस है, एक बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर 3 स्पीशी आती हैं। कौन कौन? लायन, टाइगर और लेपर्ड। चलो आ जाओ, अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं साइंटिफिक नेमिंग के कॉन्सेप्ट को। एग्जाम्पल मैंगो का ले लेते हैं। मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मेंजीफेरा इंडिका। तो इस तरह से हम लिखते हैं साइंटिफिक नेम, राइट? ये जो मैंने यहां पर लिखा बेटा मेंजीफेरा, ये है जीनस नेम, या फिर इसे हम दूसरे शब्दों में लिख देते हैं जेनेरिक नेम। इंडिका डिनोट करता है स्पीशीज नेम को, जिसे हम दूसरे शब्दों में कह देते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। तो देखो, नाम के कितने हिस्से हुए? नाम के 2 हिस्से हुए। पहले वाला हिस्सा जीनस नाम, जीनस का नाम है जो कि एक बड़े ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम दूसरे शब्दों में जेनेरिक नेम भी कह देते हैं। और दूसरा हिस्सा स्पीशीज के नाम को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम दूसरे शब्दों में स्पेसिफिक एपिथेट भी कह देते हैं। अब ये जो मैंने यहां पर लिखा है LINN, ये नाम का हिस्सा नहीं है, ये तो साइंटिस्ट का नाम है जो ऑप्शनल होता है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। तो दिस इज ऑथर्स नेम और साइंटिस्ट नेम। तो ये हमने साइंटिस्ट का नाम लिख दिया यहां पे, ठीक? चलो अब देखो बेटा, यहां पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हमने आपके सामने एक नाम लिख दिया मेंजीफेरा इंडिका। तो यहां पे ध्यान रखना है कि जो जीनस का फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर आप देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे, ये कैपिटल होगा हमेशा। जीनस का जो पहला लेटर हमने लिया है ये कैपिटल होगा, और स्पीशीज का जो हमने पहला लेटर लिया है वो स्मॉल होगा। ठीक? तो जीनस का पहला लेटर कैपिटल और स्पीशीज का पहला लेटर स्मॉल। कई बार भटकाता है, इसमें 4 ऑप्शन देगा, बताओ इनमें से कौन सा नाम सही है। तो ऑप्शन में एक में क्या लिखेगा, इसका जीनस का जो एम है वो स्मॉल बना देगा और स्पीशीज का आई कैपिटल बना देगा। दूसरे ऑप्शन में ये एम भी स्मॉल बना देगा, आई भी स्मॉल बना देगा। तीसरे ऑप्शन में
दोनों को कैपिटल कर देगा। लेकिन नहीं, हम जानते हैं कि जीनस के नाम का पहला वर्ड जो है, पहला जो लेटर, सॉरी वर्ड कह रही हूं, पहला जो लेटर है वो कैपिटल होगा, और स्पीशीज के नाम का जो पहला लेटर है वो स्मॉल होगा। ओके, चलो अब बात ये आती है कि हमने कहा कि जो साइंटिफिक नाम है, साइंटिफिक नाम वो पूरी दुनिया में एक जैसा होगा, वो बदलता नहीं है। तो फिर हमें एक ऐसी भाषा को चूज करना पड़ेगा जो बदलती नहीं है। तो अब सवाल ये आता है कि साइंटिफिक नामों को रखने के लिए हमने कौन सी भाषा को चुना। बहुत तरह की भाषाएं हैं धरती पे, इंग्लिश है, हिंदी है, राइट, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो साइंटिफिक नाम रखने के लिए हमने कौन सी लैंग्वेज को चूज किया? लैटिन लैंग्वेज। बेटा लैटिन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो डेड हो गई है, माने अब उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा। जैसे इंग्लिश जो भाषा है वो बहुत ही चेंजेबल भाषा है, मतलब डिक्शनरी में नए नए वर्ड्स ऐड होते जाते हैं, या फिर जो पुराने शब्द हैं उनके मतलब बदलते जाते हैं। लेकिन लैटिन एक डेड लैंग्वेज है जिसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होना है। तो सारे साइंटिस्ट ने यह सोचा कि साइंटिफिक नाम रखने के लिए एक ऐसी भाषा को चुनते हैं जिसमें आगे जाकर कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब जो नाम आज की तारीख में ये है वो आगे हमेशा यही रहेगा, हमेशा के लिए। तो इसीलिए कौन सी भाषा का चुनाव किया गया? लैटिन भाषा का। तो आपसे पूछेंगे कि साइंटिफिक नाम कौन सी भाषा में होते हैं? लैटिन भाषा में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक डेड लैंग्वेज है। चलिए दूसरा, ये जो साइंटिफिक नाम है इनको लिखने का तरीका कैसा होता है, ताकि हम ये समझा सकें कि ये जो नाम है ये लैटिन भाषा से लिए गए हैं। तो इस बात को समझाने के लिए कि ये जो नाम है ये लैटिन भाषा से लिया गया है, इसको लिखने का तरीका भी स्पेशल होना चाहिए। तो अगर मैं इन नामों को हाथ से लिखूं, जैसे मैंने अभी आपके सामने हाथ से लिखा बोर्ड पर, तो मैंने अंडरलाइन किया। देखो ध्यान दो, अंडरलाइन किया मैंने, जीनस के नाम को अलग से अंडरलाइन किया और स्पीशीज के नाम को अलग से अंडरलाइन किया, है ना। तो ये क्यों किया मैंने? ये जताने के लिए, ये दिखाने के लिए कि ये नाम को मैंने लैटिन भाषा से लिया है। तो मैंने अपने हाथ से पहले नाम लिखा जीनस का और स्पीशीज का, और फिर उनको अलग अलग अंडरलाइन किया, एक साथ नहीं किया, इसको अलग अंडरलाइन किया, इसको अलग अंडरलाइन किया। लेकिन अगर मुझे इसे कंप्यूटर में टाइप करना है, राइट, किसी कंप्यूटरिक डिवाइस में टाइप करना है, तो बेटा अगर आपने कभी लैपटॉप या कंप्यूटर यूज किया हो, तो जब भी हम कोई वर्ड फाइल ओपन करते हैं जहां हमें टाइप करना होता है चीजों को, तो ऊपर फैशन पूछता है कि आप कौन से फैशन में टाइप करना चाहते हो। उसमें अरेबिक आता है, रोमन आता है, इटैलिक्स आता है, जाने कितने तरह के फैशंस आते हैं जिसमें आप टाइप कर सकते हो कंप्यूटर पे, है ना। तो हम वहां पर कौन सा फैशन इस्तेमाल करते हैं? इटैलिक्स। तो अगर हाथ से लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं, लिख के अलग अलग अंडरलाइन कर देते हैं। लेकिन अगर कंप्यूटरिक डिवाइसेस पे टाइप करते हैं तो कौन से फैशन में लिखते हैं? इटैलिक्स फैशन में लिखते हैं, ताकि हम ये दिखा सकें कि हमने इस नाम को लैटिन भाषा से लिया है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि हम कभी कभी क्या इच्छा है, अगर आप साइंटिस्ट का नाम भी साथ में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, पर ये नाम का हिस्सा नहीं है। तो ये सारे रूल्स जो मैंने अभी आपको बताए, ये साइंटिस्ट के नाम पर लागू नहीं होते हैं। माने साइंटिस्ट का जो नाम है वो उसी भाषा में रहेगा जिस भाषा में ओरिजिनल था। जैसे मेरा नाम अर्चना है, इट्स अ हिंदी नेम, तो मेरा नाम यही रहेगा, उसको लैटिन भाषा में नहीं बदला जाएगा। जिस भाषा में मेरा नाम है उसी भाषा में यहां लिखा जाएगा। यानी कि साइंटिस्ट के नाम को लैटिन भाषा से नहीं लिया जाता है, और अगर वो लैटिन भाषा में नहीं है तो उसे लैटिन भाषा में बदला भी नहीं जाता है।
वो जिस भाषा में होता है उसी भाषा में लिखा जाता है, यानी कि साइंटिस्ट का नाम लैटिन भाषा में नहीं होता। दूसरी चीज, अगर मैं साइंटिस्ट के नाम को हाथ से लिख रही हूं तो मैं उसे अंडरलाइन नहीं करूंगी। देखो मैंने अंडरलाइन नहीं किया, क्यों? क्योंकि मैंने इसे लैटिन भाषा से लिया ही नहीं है। अगर मैं इसको कंप्यूटर पे टाइप करूंगी तो मैं साइंटिस्ट के नाम को इटैलिक्स में नहीं लिखूंगी, इसको रोमन फैशन में लिखूंगी। कंप्यूटर पर टाइप करते हैं तो एक और फैशन सामने आता है लिखा हुआ रोमन फैशन, तो उसको रोमन फैशन में लिखेंगे। तो साइंटिस्ट के नाम को ना तो लैटिनाइज किया जाता है, ना तो उसे लैटिन भाषा में लिखा जाता है। अगर आप उसे हाथ से लिख रहे हो तो उसको अंडरलाइन नहीं किया जाता। अगर आप कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हो तो उसे इटैलिक्स फैशन में नहीं, रोमन फैशन में लिखा जाता है। ओके, चल तो ये रूल्स लिख लेते हैं, आ जाओ। रूल्स, पहला रूल, साइंटिफिक नेम्स आर इन, कौन सी लैंग्वेज में होते हैं? आर इन लैटिन लैंग्वेज। आपसे कोई कारण पूछे कि क्यों लैटिन भाषा ही चूज करी, ग्रीक क्यों नहीं ली, इंग्लिश क्यों नहीं ली, या संस्कृत क्यों नहीं ली, तो आप बोलोगे क्योंकि ये एक डेड लैंग्वेज है और इसमें बदलाव होने का कोई स्कोप नहीं है। दूसरा रूल, साइंटिफिक नेम्स आर रिटन इन इटैलिक्स। साइंटिफिक नामों को हम कौन से फैशन में लिखते हैं? इटैलिक्स में। क्या दिखाने के लिए? टू शो देयर लैटिन ओरिजिन, ये दर्शाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि लैटिन भाषा से लिया गया है, तो हम उसे इटैलिक्स फैशन में लिखते हैं। व्हेन हैंड रिटन, जब हाथ से लिखेंगे, देन दे आर अंडरलाइंड सेपरेटली। दे आर अंडरलाइंड सेपरेटली। हाथ से लिखने पर अंडरलाइन करेंगे, वो भी कैसे? सेपरेटली, अलग अलग। लेकिन ये सारे रूल्स साइंटिस्ट के नाम पर लागू नहीं होते हैं, यानी कि साइंटिस्ट का नाम जो है, ऑथर्स नेम इज नॉट लैटिनाइज्ड, उसे लैटिन भाषा में बदला नहीं जाता है, is not Latinized, then not written in italics, ना ही इनको इटैलिक्स में लिखा जाता है, then not underlined when hand written, not written in italics, अगर इटैलिक्स में नहीं लिखा जाता तो किस में लिखा जाता है? बट इन रोमन, उसे रोमन फैशन में लिखा जाता है। देन नॉट अंडरलाइंड व्हेन हैंड रिटन, अगर हाथ से लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन भी नहीं करेंगे। सो दीज आर द रूल्स रिलेटेड विद बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ओके, तो आई होप सारे रूल समझ में आ गए हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में एक नाम के दो हिस्से होते हैं, जीनस, स्पीशीज। जीनस का पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं, स्पीशीज का पहला लेटर स्मॉल लिखते हैं। इसे लैटिन भाषा में ये नाम होते हैं। इन्हें हाथ से लिखने पर अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है, कंप्यूटर पे लिखने पर इटैलिक्स में लिखा जाता है। साइंटिस्ट का नाम का हिस्सा नहीं होता है,
इसीलिए ना उसको लैटिन भाषा में लिखा जाता है, ना अंडरलाइन किया जाता है, ना इटैलिक्स में लिखा जाता है। कंप्यूटरिक डिवाइसेस में उसको रोमन फैशन में लिखा जाता है। क्लियर ऑल ऑफ यू? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक नेमिंग, जिसे हम नॉमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं। माने अगर हमें किसी भी प्राणी का नामकरण करना है, उसका नॉमेनक्लेचर करना है, माने उसका नाम रखना है, तो हम ये वाले रूल्स फॉलो करके उसका एक साइंटिफिक नाम रख देंगे। चलिए अब देखते हैं कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब बात करते हैं कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर की। माने ऐसा तो नहीं होगा कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आया, उसने बोला मुझे रखना है भाई साइंटिफिक नाम, तो उसने रख दिया और मान लिया गया। ऐसा तो नहीं होगा ना। ऑब्वियसली जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नाम रखा जाएगा तो पूरी एक साइंटिफिक कम्युनिटी बैठेगी, देखेगी कि ये नाम पहले किसी और ऑर्गेनिज्म का तो नहीं है, उसको स्क्रूटिनाइज करेगी, उसको ध्यान से देखेगी, भालेगी, फिर उसको अप्रूव करेगी, और फिर अप्रूव होने पर उस नाम को साइंटिफिक किताबों में छाप दिया जाएगा कि भैया आज से इस फलाने प्राणी का नाम ये है और पूरी दुनिया में यही एक नाम इसका होगा। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास कुछ बॉडीज होनी चाहिए जो इस बात का ध्यान रखें कि भैया ये नाम हम रख रहे हैं, अब ये ठीक नाम है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये लैटिन भाषा में ही है और ये और किसी और ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है। तो इसके लिए होते हैं कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, माने ऐसी बॉडीज, ऐसी संस्थाएं जो कि इस बात का ध्यान रखती हैं कि साइंटिफिक नाम कैसे रखने हैं और किस तरह उनको लागू करना है। तो इन्हें हम कहते हैं कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर में सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है ICBN। ICBN इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल, फुल फॉर्म आई हुई है नीट में, मेरे साथ साथ लिखते चलो फुल फॉर्म और याद करो। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर माने जितने भी प्लांट्स धरती पर हैं, पेड़ या फिर पेड़ जैसे प्राणी, पेड़ जैसे मतलब जो पेड़ों की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो प्लांट या प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म जितने भी धरती पर हैं, उन सबके साइंटिफिक नामों का ध्यान रखने वाली जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कोड है, उसका नाम क्या है? ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। अब यहां पे इसके साथ खेला क्या खेलता है, इंटरनेशनल की जगह इंडियन कर देगा, इंडियन कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, और बच्चा जल्दीबाजी में सिली मिस्टेक करके इंडियन पे राइट लगा देगा। तो ध्यान रखना बेटा, आई से इंटरनेशनल है, इंडियन नहीं। और क्या खेला खेलता है इसमें, कोड की जगह काउंसिल कर देता है, बच्चा जल्दीबाजी में ध्यान नहीं देता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर फट से लगा के आगे बढ़ता है। सबसे आसान क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक होती है। तो C फॉर कोड, B फॉर बोटैनिकल और N फॉर नॉमेनक्लेचर। सो ICBN। तो ये किनके नामों का ध्यान रखता है? नेम्स ऑफ, इस कोड के अंदर किनके नामों का ध्यान रखा जाता है? प्लांट्स एंड प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स। प्लांट और प्लांट जैसे प्राणी, प्लांट जैसे प्राणी जैसे इसमें आपका आ जाएगा डायटम्स, है ना, डाइनोफ्लैजेलेट्स, ये प्लांट जैसे से होते हैं।
प्लांट की तरह क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या होते हैं इनको अगले चैप्टर में डिटेल में देखेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चलिए फिर दूसरा आ जाता है यहां पे ICZN। ICZN की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो माने ये जो अपना है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये किन के नामों का ध्यान रखेगा, नेम्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के नामों का, एंड एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स, एंड एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स। एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स में जैसे हमारा अमीबा, पैरामीशियम, ये सब प्लाज्मोडियम, ये सब एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक, तो प्लांट और प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स में बोटानिकल नॉमेनक्लेचर आ जाएगा, और एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स में जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर आ जाएगा। क्लियर बेटा, इतना डन एवरीवन? चलिए आप चलते हैं थर्ड वन, ICNB। ये एडिशनल है, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, आप लिखना चाहो लिख सकते हो फटाफट से। इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर, इसमें ऑब्वियसली बैक्टीरिया के नाम आ जाएंगे। ICVCN, वायरस के नाम आ जाते हैं। इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, इसमें वायरस के नामों को देखा जाएगा। एक आ जाता है ICNCP, अगर याद करना चाहो, इंटरनेशनल कोड ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। मतलब बाद में जाके, वैसे तो सारे प्लांट्स को यहां पढ़ा ही जाता है, ICBN के अंडर जितने भी प्लांट्स हैं, धरती पे जितने भी प्लांट्स हैं, उन सब का नाम ICBN के अंडर आता है। लेकिन ICBN के अंडर ही एक और छोटा कोड आ जाता है, ICBN के अंडर ही एक और छोटा कोड आ जाता है ICNCP। यानी कि ये ऐसा कोड है जो स्पेसिफिकली ऐसे प्लांट्स के नॉमेनक्लेचर का ध्यान रखता है जो कल्टीवेटेड हैं। मतलब जंगलों में जाने कितने प्लांट हैं जिन्हें हम जंगली वैरायटी कहते हैं, जो जंगलों में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें हम कल्टीवेट करते हैं अपने खेतों में, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, मकई हो गया, है ना। तो जिन्हें हम उगाते हैं, कल्टीवेट करते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम कल्टीवेटेड। तो जितने भी प्लांट्स हैं धरती पे, चाहे वो कल्टीवेटेड हो, वाइल्ड हो, हाइब्रिड प्लांट्स हो, सारे प्लांट्स किस में हम पढ़ते हैं, ICBN में। लेकिन उसी के नीचे एक छोटा कोड आ जाता है जिसमें हम स्पेसिफिकली कल्टीवेटेड प्लांट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट नॉमेनक्लेचर। तो ये सब कुछ हमारा नॉमेनक्लेचर के बारे में कहानी हुई खत्म। इस तरह से हम नामकरण करते हैं। तो अब चैप्टर का दूसरा पार्ट शुरू होगा, एंड दैट इज टेक्सोनॉमिकल हिरार्की। अब ये क्या चीज है, आ जाओ देखते हैं।
टेक्सोनॉमिकल हिरार्की। अब हिरार्की का मतलब क्या होता है? हिरार्की का मतलब होता है पूरा एक ऑर्डर। और क्या मतलब है टेक्सोनॉमिकल हिरार्की का? तो अभी हमने जाना बेटा कि टेक्सोनॉमी वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो हमारी मदद कर रही है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने में, यानी कि ग्रुप में बांटने में। तो ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो कि चुटकी बजाते ही हो जाएगा। आपने इसे चुटकी बजाई और आपने किसी फलाना ऑर्गेनिज्म को किसी ग्रुप में रख दिया। नहीं, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत ही जटिल प्रोसेस है, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स लगते हैं। आपको धीरे धीरे करके एक एक सीढ़ी चढ़नी होती है, तब जाकर आप किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर पाते हो, ग्रुप में बांट पाते हो। तो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्लासिफिकेशन कोई एक स्टेप में नहीं हो जाता, बल्कि वो बहुत सारे स्टेप्स में होता है। बहुत सारे, पहले हम छोटा ग्रुप बनाएंगे, फिर उससे बड़ा ग्रुप बनाएंगे, फिर उससे और बड़ा ग्रुप बनाएंगे। तो बहुत सारे स्टेप्स हमें लेने पड़ते हैं, तब जाकर कोई ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई हो पाता है। और इस प्रोसेस के दौरान, इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो हम एक एक स्टेप चढ़ रहे हैं, इस हर एक स्टेप को हम बोलते हैं रैंक और कैटेगरी। और इस पूरे ऑर्डर को हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिकल हिरार्की। जैसे अगर आप कोई एक ऑफिस बनाना चाहो, राइट, तो ऑफिस बनाना आसान बात नहीं है, चुटकी में नहीं बन जाता ऑफिस। स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। पहले आपको जगह खरीदनी पड़ेगी, पूरा अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, फिर आपको वहां पे आपका स्टाफ बॉय हायर करना पड़ेगा, आपको क्लर्क हायर करना पड़ेगा, मैनेजर हायर करना पड़ेगा, एक डायरेक्टर रखना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। और आपने पूरे ऑफिस में एक ऑर्डर बना दिया, सबसे नीचे स्टाफ बॉय है, फिर उसके ऊपर क्लर्क है, फिर मैनेजर है, फिर सीईओ है, फिर डायरेक्टर है ना। आपने पूरा एक ऑर्डर तैयार कर दिया ऑफिस में, और इस पूरे ऑर्डर को हम कहते हैं हिरार्की। ऐसे ही जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, तो हम पहले छोटा ग्रुप बनाते हैं, फिर बड़ा ग्रुप, फिर उससे बड़ा ग्रुप। तो हम पूरे एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं, और इस पूरे ऑर्डर को हम कहते हैं टेक्सोनॉमिकल हिरार्की, राइट। तो हम कहेंगे दैट क्लासिफिकेशन जो है इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस। एक स्टेप वाइज प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स मेनी स्टेप्स, विच इन्वॉल्व्स मेनी स्टेप्स, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, बहुत सारे स्टेप्स। और हर एक स्टेप को, ईच स्टेप इज कॉल्ड एज, हर एक स्टेप को हम कहते हैं रैंक या कैटेगरी या टैक्सॉन। तो क्लासिफिकेशन बहुत सारे स्टेप्स में होता है, जिसमें हर एक स्टेप को हम कहते हैं रैंक या कैटेगरी या फिर टैक्सॉन। जैसे आज और देखते हैं टेक्सोनॉमिकल हिरार्की हम किसे कहते हैं।
तो ये जो मैंने आपके सामने बनाई है, इसको हम कहते हैं टेक्सोनॉमिकल हिरार्की। हिरार्की मतलब पूरा ऑर्डर। हिरार्की मतलब क्या होता है? पूरा ऑर्डर। तो ये जो आपके सामने अभी बनाया है हमने, इसे हम क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमिकल हिरार्की। माने वो पूरा ऑर्डर, वो पूरी सीक्वेंस जिसे हम फॉलो करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने में। तो ये वो पूरी सीक्वेंस है जिसमें सबसे छोटा ग्रुप स्पीशीज है, फिर उससे बड़ा जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम या डिवीजन, एंड देन किंगडम। तो किंगडम सबसे बड़ा ग्रुप है। और ये जो पूरा आपके सामने लिखा दिखाई दे रहा है, ये पूरा ऑर्डर है। इस ऑर्डर को हम हिरार्की कहते हैं। और इसमें हर एक स्टेप को हम क्या कहते हैं? रैंक और कैटेगरी। यानी कि स्पीशीज जो है वो एक रैंक है, एक कैटेगरी है या टेक्सॉन है। स्पीशीज एक रैंक है, कैटेगरी है या टेक्सॉन है। ऐसे ही जीनस एक रैंक है, कैटेगरी है या टेक्सॉन है। यानी कि इस पूरे प्रोसेस में जो ये हर एक स्टेप है, हर एक स्टेप को हम क्या कहते हैं? रैंक, कैटेगरी या टेक्सॉन। क्लास एक रैंक है, एक कैटेगरी है, एक टेक्सॉन है। और ये पूरा एक ऑर्डर है, एक हिरार्की है। ओके, तो यहां पर इसको याद करने के लिए अलग अलग बच्चों के पास अलग अलग फंडे होते हैं। आप ये वाला फंडा याद कर सकते हो ऑर्डर को याद करने के लिए, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। जिस घड़े में आप पानी पीते हो, जिसे हम पॉट कहते हैं, या तो उसे साफ रखो, नहीं तो पूरी फैमिली बीमार हो जाएगी। सो कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो सबसे बड़ा ग्रुप किंगडम, फिर उससे नीचे फाइलम। फाइलम एनिमल के केस में होता है, डिवीजन प्लांट के केस में होता है, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीशीज। और एनसीईआरटी कहती है दैट टेक्सॉन, टेक्सॉन एक सिंगुलर वर्ड है। अगर आप इसका प्लूरल वर्ड लेना चाहो तो इसका प्लूरल वर्ड होता है टेक्सा। माने जैसे स्पीशीज है, स्पीशीज एक टेक्सॉन है, राइट? जीनस एक टेक्सॉन है, फैमिली, ऑर्डर, ये सब टेक्सॉन है। तो अगर मैं सबको एक साथ लिखूं तो क्या हो जाएगा? टेक्सा। तो टेक्सॉन मतलब एक सिंगुलर वर्ड और टेक्सा मतलब प्लूरल वर्ड। तो एनसीईआरटी टेक्सॉन को क्या कहती है? एनसीईआरटी टेक्सॉन को कहती है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। टेक्सॉन को हम क्या कहते हैं? टेक्सॉन को हम कहते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि इस पूरे क्लासिफिकेशन के प्रोसेस में हर एक स्टेप, हर एक सीढ़ी जो हम चढ़ रहे हैं, हर एक सीढ़ी को हम टेक्सॉन कह रहे हैं। सो ऑब्वियसली हर एक स्टेप को हम कैटेगरी, रैंक या टेक्सॉन कह रहे हैं। तो इसीलिए टेक्सॉन क्या है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर यहां पे एक क्वेश्चन और आता है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। एक क्वेश्चन तो ये आता है कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछता है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे छोटी जो स्टेप है, सबसे छोटा जो टेक्सॉन है, वो कौन है? तो इसका जवाब क्या बनता है? इसका जवाब बनता है स्पीशीज। तो यहां से दो सवाल आपको मिलेंगे बेटा कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है और बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अगर वो पूछेगा यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन तो टेक्सॉन आंसर दोगे, लेकिन सबसे छोटी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन तो स्पीशीज जवाब दोगे। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इतना क्लियर है सब बच्चों को? एवरीवन क्लियर विद दिस?
बताओ बेटा, एवरीवन डन? डन बेटा? चल आगे चलेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब यहां पे मैं तुम्हें एक और बात अभी समझाने जा रही हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ध्यान से समझना। तो अभी हमने एक बात डिस्कस करी कि जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में बांट रहे हैं, तो हम एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं, एक एक स्टेप फॉलो करते जा रहे हैं, और हर एक स्टेप को हम क्या कह रहे हैं? टैक्सॉन, रैंक या कैटेगरी। अभी हमने कहा, अभी देखो मैंने स्लैश लगाया आपके सामने, है ना? हर एक स्टेप को हम क्या कह रहे हैं? रैंक, कैटेगरी या टैक्सॉन। एनसीईआरटी भी यही कह रही है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी एक छोटी सी चीज जिसको सारे ध्यान से सुनेंगे, कि थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा, टैक्सॉन में और रैंक और कैटेगरी में। क्या डिफरेंस है? इसको ऐसे समझते हैं, जैसे आप किसी ऑफिस में गए, राइट? तो आपने ऑफिस में जाके स्टाफ बॉय से बोला कि मुझे इस ऑफिस के मैनेजर से मिलना। तो उसने बोला कि सर हमारे ऑफिस में तो 3 मैनेजर्स हैं, क्योंकि ऑफिस इतना बड़ा है तो हमारे यहाँ 3 मैनेजर हैं। तो उसने ऑफिस में जाके क्या बोला? मुझे मैनेजर से मिलना है। तो मैनेजर क्या है? मैनेजर एक रैंक का नाम है, एक पोस्ट का नाम है उस ऑफिस में। लेकिन उस पोस्ट को होल्ड कौन कर रहा है? उस पे बैठा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसमें 3 मैनेजर हैं। एक मैनेजर का नाम है रीटा, दूसरे मैनेजर का नाम है आरसी गुप्ता, तीसरे मैनेजर का नाम है सपोज मनोज। तो उस कंपनी में 3 मैनेजर्स हैं, तीनों के तीनों एक ही रैंक को होल्ड कर रहे हैं, तीनों मैनेजर हैं, पर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो अलग अलग है ना। ये रीटा है, ये आरसी गुप्ता, ये मनोज है, पर रैंक वो एक ही होल्ड कर रहे हैं, दैट इज मैनेजर। पर क्या यह कहना गलत होगा कि रीटा मैनेजर है और मैनेजर रीटा है? ये भी सही है, उस कंपनी में मैनेजर रीटा है, या फिर मैं ये कहूं रीटा इस कंपनी में मैनेजर है, एक ही बात है। जैसा कि एनसीईआरटी कहती है कि क्लासिफिकेशन के प्रोसेस में हर एक स्टेप जो हम फॉलो कर रहे हैं, हर एक स्टेप को हम टैक्सॉन, रैंक या कैटेगरी कह रहे हैं, ठीक है? तो एनसीईआरटी कहती है टैक्सॉन और कैटेगरी एक ही बात है। टैक्सॉन, कैटेगरी, हाँ ठीक है। मैं कहूं रीटा मैनेजर है इस कंपनी में, या मैं कहूं मैनेजर रीटा है इस कंपनी में, एक ही बात है, यानी कि रीटा मैनेजर है, मैनेजर रीटा है, ठीक है। लेकिन अगर एक थोड़ा सा डिफरेंस अगर हम देखें, छोटा सा डिफरेंस, तो यह है कि मैनेजर जो है वो रैंक का नाम है, लेकिन उस रैंक पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बैठा है वो टैक्सॉन है। हालांकि बात दोनों सेम ही है, मैं कहूं इस कंपनी में मैनेजर रीटा है या रीटा मैनेजर है, बात एक ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि मैनेजर पोस्ट का नाम है, रैंक का नाम है, और उस पर बैठा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रीटा है। यानी कि टैक्सॉन किसको रिप्रेजेंट करता है? टैक्सॉन रिप्रेजेंट करता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो पर्टिकुलर रैंक को होल्ड कर रहा है क्लासिफिकेशन के प्रोसेस में। जैसे मैं कहूं टाइगर, टाइगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो स्पीशीज रैंक को होल्ड कर रहा है। अगर मैं कहूं पैंथेरा, पैंथेरा एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जो जीनस रैंक को होल्ड कर रहा है। बात एक ही है, जीनस पैंथेरा जीनस है, जीनस पैंथेरा है, ठीक है, लेकिन जीनस रैंक का नाम है और उस रैंक पर बैठा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है वो पैंथेरा है। थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस समझ में आया? व्हाट इज टैक्सॉन? इट इज
Taxon represents a living organism टेक्सॉन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है या फिर ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और group of living organisms which holds a particular rank in a hierarchy। जो कि हिरार्की में पर्टिकुलर रैंक को होल्ड कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइगर, टाइगर इज अ टेक्सॉन, टाइगर एक टेक्सॉन है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है बिलोंगिंग टू रैंक स्पीशीज। जो कौन सी रैंक को बिलोंग कर रहा है? बिलोंगिंग टू रैंक स्पीशीज, जो स्पीशीज की रैंक पर बैठा है। जैसे रीटा एक मैनेजर है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो मैनेजर की रैंक पे बैठी है। तो कैटेगरी और रैंक क्या हो गया? नेम ऑफ द स्टेप इन द प्रोसेस। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी जो मैं समझाना चाह रही हूं। जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, क्या जो बात मैंने अभी आपको यहां समझाने की कोशिश करी है सारे बच्चों को समझ में आ गई? बताओ बेटा, बोलो बेटा। यस, ओके। तो अभी ये बात आपको एक क्वेश्चन से समझ में आएगी। हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ये, जैसे मैं कहूं राइस मोनोकॉट और प्लांट रिप्रेजेंट्स, राइस मोनोकॉट और प्लांट किसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए सिमिलर टेक्सा at different category, B similar taxa at similar category, ये पोल का क्वेश्चन है बेटा जो मैं लिख रही हूं। देन डिफरेंट टैक्सा एट डिफरेंट कैटेगरी या फिर डिफरेंट टैक्सा एट सिमिलर कैटेगरी। ये चार ऑप्शंस हैं आपका। मैं पोल स्टार्ट कर रही हूं। सो आई हैव स्टार्टेड द पोल। आंसर देंगे सोच समझ के, क्या होगा इसका क्वेश्चन का आंसर। जिन बच्चों को पोल में समस्या है वो जवाब दे सकते हैं चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में मैं देख पा रही हूं
मोस्टली बच्चे आंसर दे रहे हैं डी, काफी सारे बच्चे आंसर ए भी दे रहे हैं, कुछ सी भी लिख रहे हैं, बी भी लिख रहे हैं, तो वैरायटी ऑफ आंसर्स मिल रहा है चैट बॉक्स में। सो लेट्स सी। तो केवल 21% बच्चों ने आंसर सही दिया है, दैट इज सी। एंड लेट्स सी हु हैज गिवन द राइट आंसर। सबसे तेज आंसर दिया है धीरज ने 2.75 सेकेंड्स, देन ऋषभ, देन उत्सव, देन दिशा एंड देन समीर। चलिए, इसका आंसर होगा बेटा सी, डिफरेंट टैक्सा एट डिफरेंट कैटेगरी। क्यों, आ जाओ समझते हैं। राइस, चावल एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को। चावल जैसे अर्चना रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को, मैं, राइट। तो चावल, चावल का पेड़ एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है? ये एक टेक्सॉन है। चावल क्या हो गया बेटा? चावल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। चावल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो कौन सी रैंक और कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है? तो मैं कहूंगी चावल एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि स्पीशीज को दिखाता है। एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको बिलोंग करता है? स्पीशीज को। फिर मैं कह रही हूं मोनोकॉट। मोनोकॉट एक बहुत बड़ा ग्रुप है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसमें ऐसे सारे प्लांट आते हैं जिनके पास एक ही कॉटिलिडन होता है। आप जानते हो ना मोनोकॉट्स कौन होते हैं? मोनोकॉट्स ऐसे सारे एंजियोस्पर्म्स, ऐसे सारे प्लांट्स होते हैं जिनके पास एक ही मोनोकॉट होता है, सॉरी एक ही कॉटिलिडन होता है। जैसे अनियन, गार्लिक, एलोवेरा, बनाना, ये सारे क्या हैं? आपके मोनोकॉट्स हैं। तो मोनोकॉट लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, यानी कि मोनोकॉट रिप्रेजेंट कर रहा है एक टेक्सॉन को। टेक्सॉन मैंने अभी आपको क्या बताया था? या तो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप। तो मोनोकॉट, मोनोकॉट्स ऐसे सारे प्लांट्स का एक बड़ा ग्रुप है जिनके पास सिंगल कॉटिलिडन होता है। और ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है क्लास को। मोनोकॉट कहां बैठा रहता है हिरार्की में? यहां पे, क्लास। तो जो मोनोकॉट है वो एक क्लास है। क्लास मतलब एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें ऐसे सारे प्लांट्स आते हैं जिनके पास सिंगल कॉटिलिडन होता है। फिर प्लांट, प्लांट किसको रिप्रेजेंट करता है? प्लांट रिप्रेजेंट करता है और भी बड़े ग्रुप को, जिसमें ऐसे सारे प्राणी आते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। जैसे इसमें कौन कौन आ जाएगा? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, वो सारे इस ग्रुप में आ जाएंगे। तो प्लांट लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें सारे ऐसे प्राणी आते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। और ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है? किंगडम। तो राइस, मोनोकॉट और प्लांट क्या हो गए? अलग अलग ग्रुप हो गए। राइस एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मोनोकॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें सारे मोनोकॉट्स आते हैं। और प्लांट लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक और भी बड़ा ग्रुप है जिसमें सारे तरह के प्लांट्स आते हैं। और जो इनकी रैंक है, वो जो इनकी कैटेगरी है, वो भी अलग अलग है। तो यानी कि चावल, मोनोकॉट और प्लांट रिप्रेजेंट करता है अलग अलग टेक्सॉन को। ये एक अलग टेक्सॉन है, ये एक सिंगल चावल का पेड़ है। मोनोकॉट एक बहुत बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, ये अलग टेक्सॉन है, ये अलग टेक्सॉन है। तो ये तीनों अलग अलग टेक्सॉन है, यानी कि तीनों डिफरेंट टेक्सा हैं जो अलग अलग रैंक पर बैठे हैं। सो दे बिलोंग टू डिफरेंट, दीज आर डिफरेंट टेक्सा एट डिफरेंट कैटेगरी। ठीक है बेटा?
बात समझ में आ गई? अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता, डॉग, मैमल और एनिमल, डॉग, मैमल और एनिमल रिप्रेजेंट्स, तो इसका आंसर भी सेम होता। डॉग, मैमल और एनिमल रिप्रेजेंट्स डिफरेंट टैक्सा एट डिफरेंट कैटेगरी। डॉग एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मैमल ऐसे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते, जिनके शरीर पर बाल होते हैं और वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। एनिमल बहुत बड़ा ग्रुप हो गया जिसमें सारे एनिमल्स आ जाते हैं। तो डॉग, मैमल और एनिमल ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है? अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स या उनका ग्रुप अलग अलग रैंक पर, तो डिफरेंट टेक्सा एट डिफरेंट कैटेगरी। तो ये सारे एनसीईआरटी में गिवन है, राइट? तो मुझे उम्मीद है बेटा आप सब लोग को ये बात समझ में आ गई होगी कि टेक्सोनॉमिकल हिरार्की क्या होती है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हम किन्हें कहते हैं, टेक्सॉन और कैटेगरी में छोटा सा डिफरेंस क्या होता है। चलिए अब आपसे पूछते हैं कुछ क्वेश्चंस, उनका आप जवाब देना, फिर उसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे। तो हम इस हिरार्की में मूव कर रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ, इस तरह हम मूव कर रहे हैं, यानी कि हम छोटे ग्रुप से बड़े ग्रुप की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि फ्रॉम बॉटम टू टॉप। छोटे ग्रुप से बड़े ग्रुप की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप बताओगे कि ऐसा करते हुए जो कॉम्प्लेक्सिटी है प्रोसेस की वो बढ़ेगी या घटेगी? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोसेस, चैट बॉक्स में बताओ। हमें किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में बांटना है, ठीक है, और हम पहले उसे छोटे ग्रुप में रखेंगे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। तो ऐसा करते हुए जो प्रोसेस है वो और आसान होगा या मुश्किल होता चला जाएगा? यानी कि क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो और जटिल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा या आसान होगा? सोच के बताओ। तो कॉम्प्लेक्सिटी, जो जटिलता होगी, जो मुश्किल होगी, वो बढ़ेगी या घटेगी? क्या? काफी सारे आंसर्स मिल रहे हैं, काफी सारे बच्चे डिक्रीज भी कह रहे हैं और काफी सारे बच्चे चैट बॉक्स में इंक्रीज भी कह रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मुझे टाइगर को क्लासिफाई करना है, ठीक है, चीते को क्लासिफाई करना है, तो मैं सबसे पहले सबसे छोटा ग्रुप बनाऊंगी। सबसे छोटे ग्रुप को मैं क्या कहूंगी? स्पीशीज। और इस ग्रुप में मैं टाइगर 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 को रख दूंगी। तो एक छोटा सा ग्रुप मैंने बना दिया, इस ग्रुप में सारे टाइगर 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 हैं। फिर मुझे महसूस हुआ कि यार टाइगर तो काफी हद तक लेपर्ड जैसा भी होता है और लायन जैसा भी होता है, काफी हद तक ही एक जैसे लगते हैं। तो मैंने एक और बड़ा ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम क्या है? जीनस। तो उस बड़े ग्रुप का नाम मैंने रखा पैंथेरा, और इस बड़े ग्रुप में, जीनस में, अब लायन, टाइगर और लेपर्ड तीनों आ गए। फिर मुझे महसूस हुआ कि ये तो काफी हद तक बिल्ली जैसे हैं। बिल्ली को क्या कहते हैं? शेर की मौसी, है ना, क्योंकि वो उन्हीं जैसी लगती है, बिल्कुल जैसे उन्हीं को छोटा कर दिया गया हो। तो मुझे महसूस हुआ कि बिल्ली को भी इनके साथ रखा जा सकता है। तो मैंने लायन, टाइगर और लेपर्ड
के साथ बिल्ली कैट को भी रख दिया और एक और बड़ा ग्रुप बना दिया फैमिली, और इस फैमिली को मैंने नाम दिया फेलिडी फैमिली, जो हम आगे डिटेल में देखेंगे, अभी आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है। फिर मुझे महसूस हुआ कि यार ये तो थोड़े थोड़े कुत्ते जैसे हैं सारे, जिस तरह इन सबकी आंखें रात में चमकती हैं ऐसे कुत्ते की भी आंखें रात में चमकती हैं, वो रात में देख सकता है, उसमें नाइट विजन होता है, उसी तरह उसके कैनाइन का स्ट्रक्चर होता है, उसी तरह वो शिकार करता है, कार्निवोर होता है, उसी तरह मांस वो भी खाता है, अपना डॉग भी। तो मैंने डॉग को भी इसी ग्रुप में रख दिया और बड़ा ग्रुप बना दिया ऑर्डर, और इस ऑर्डर को नाम दिया कार्निवोरा। फिर मुझे और कोई एनिमल इनके जैसा लगा तो मैंने इकट्ठा, तो मैं ग्रुप को बड़ा बनाती चली गई। तो अब इस प्रोसेस में जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ बढ़ रही हूं, यानी कि ग्रुप बड़े होते जा रहा है, तो प्रोसेस आसान नहीं, मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि जब ग्रुप छोटा सा था, मुझे टाइगर को टाइगर के साथ रखना था, वो तो बहुत आसान काम है। एक अंधा आदमी भी टाइगर को टाइगर के साथ, एक अनपढ़ आदमी भी टाइगर को टाइगर के साथ रख देगा कि ये टाइगर तो बिल्कुल टाइगर जैसा है। तो एक छोटा ग्रुप बनाना बहुत आसान है। लेकिन जब मुझे टाइगर को लायन के साथ रखना है, लेपर्ड, तो मुझे थोड़ा और सोचना पड़ेगा, मुश्किल बढ़ जाएगी। फिर जब मुझे इनको बिल्ली के साथ रखना है और सोचना पड़ेगा, जब मुझे इनको कुत्ते के साथ रखना है और भी ज्यादा सोचना पड़ेगा कि यार रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। तो जैसे जैसे ग्रुप बड़ा होते जा रहा है, हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, जटिल हो रहा है, कॉम्प्लेक्स हो रहा है। सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्लासिफिकेशन प्रोसेस हम कहेंगे इंक्रीजेस। चलिए नेक्स्ट बताओ बेटा, स्पेसिफिसिटी क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी? स्पेसिफिसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? चैट बॉक्स में बताओ। स्पेसिफिसिटी स्पेसिफिसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से। यहां पे भी काफी सारे आंसर्स मिल रहे हैं। तो स्पेसिफिसिटी बेटा डिक्रीज होगी। स्पेसिफिसिटी मतलब जब हम स्पेसिफिक हो जाते हैं। अगर मुझे टाइगर को टाइगर के साथ रखना होगा तो मैं बहुत ही स्पेसिफिक हो जाऊंगी, मुझे वही प्राणी चाहिए जिसके शरीर पे धारियां हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रुप को बड़ा करते जाएंगे, अगर हम अड़के बैठ गए तो हम ग्रुप को कभी बड़ा ही नहीं कर पाएंगे। तो जैसे जैसे ग्रुप बड़ा होता जाएगा, हमें थोड़ी ढिलाई छोड़नी पड़ेगी। अगर हम एक जिद को पकड़ के बैठ गए, मुझे तो ऐसा ही प्राणी चाहिए, मुझे तो स्पेसिफिकली यही चाहिए, तो फिर आप ग्रुप को कभी बड़ा ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो जैसे जैसे आप ग्रुप को बड़ा करते चले जाओगे, आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं हो सकते। अगर आप बहुत स्पेसिफिक होके बात करोगे तो ग्रुप को बड़ा कैसे करोगे, है ना। तो स्पेसिफिसिटी डिक्रीजेस। चलिए नेक्स्ट, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलर या जिन्हें हम कहते हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी जैसे जैसे ग्रुप बड़ा होगा? जैसे जैसे आप ग्रुप को बड़ा करोगे, जो समानताएं हैं, जो एक जैसी बातें हैं ग्रुप में, वो घटेंगी या बढ़ेंगी? ऑब्वियसली घटेंगी, डिक्रीज होंगी। टाइगर टाइगर के साथ रखा है, ग्रुप छोटा है, तो जो सिमिलर या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी बहुत ज्यादा होंगी। जैसे जैसे ग्रुप बड़ा होता चला जाएगा, उस ग्रुप में जितने भी लोग बैठे हैं उनके बीच में जो एक जैसी बातें हैं वो घटती चली जाएंगी, क्योंकि ग्रुप बड़ा हो रहा है। जितना ज्यादा ग्रुप बड़ा होगा उतने सब अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स उसमें होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट, जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर्स बढ़ेंगे या घटेंगे? जनरल मतलब आम, जो सब में देखने को मिलते हैं।
तो जैसे जैसे ग्रुप बड़ा होता चला जाएगा, हम एक जैसी बातें जो आम हैं, सब में देखने को मिलती हैं, वो बढ़ती चली जाएंगी। जो स्पेसिफिक बातें हैं वो तो घटती चली जाएंगी। लेकिन जो आम बातें हैं, जनरल बातें, सब में, तो कुत्ते की भी आंख ऐसी चमकती हैं, टाइगर की भी, बिल्ली की भी, सबको एक ग्रुप में ले आओ, है ना। तो स्पेसिफिक बातें घटती चली जाएंगी और आम बातें, जनरल बातें बढ़ती चली जाएंगी। तो जैसे जैसे हम छोटे से बड़े ग्रुप की तरफ बढ़ेंगे, प्रोसेस और ज्यादा जटिल हो जाएगा, स्पेसिफिसिटी घट जाएगी, सिमिलर और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स घटेंगी और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज होंगे। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। चल, यहां पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। क्वेश्चन है ये, एज वी मूव फ्रॉम जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ मूव कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप्स बिटवीन, लाइन को ध्यान से पढ़ना, रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट टैग्सा present at similar category will fill in the blank। आपको ये fill in the blank भरना है। यहां पे मुझे इंक्रीज लिखना चाहिए या डिक्रीज लिखना चाहिए, पर पहले ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ो। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? जैसे जैसे हम छोटे ग्रुप से बड़े ग्रुप की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, तो एक ही कैटेगरी पर बैठे, एक ही कैटेगरी मतलब एक ही रैंक पर बैठे जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि अलग अलग टेक्सा हैं, उनके बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं उनको बैठाना विल बी इजी और डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। इसको ऐसे लिखते हैं, टू डिटरमाइन। ये लाइन एनसीईआरटी की है, इंपॉर्टेंट लाइन है। टू डिटरमाइन मतलब जैसे जैसे हम ग्रुप को छोटे से बड़ा करते चले जाएंगे, ठीक, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टेक्सा एट सिमिलर कैटेगरी, एक ही रैंक पर बैठे हुए जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि अलग अलग टेक्सा हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप बैठाना आसान होगा या मुश्किल होगा। विल बी इजी और डिफिकल्ट। तो यहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक में भरना है विल बी। यहां ब्लैंक में आप क्या भरोगे? इजी भरोगे या डिफिकल्ट भरोगे? बताओ। गुड। तो जैसा मैं देख पा रही हूं कि काफी सारे बच्चे चैट बॉक्स में डिफिकल्ट लिख रहे हैं, काफी सारे बच्चे। वेरी गुड। ऑब्वियसली बेटा यहां पे आपको क्या भरना पड़ेगा? डिफिकल्ट। तो जैसे जैसे ग्रुप छोटे से बड़ा होता चला जाएगा, राइट, पहले ग्रुप में टाइगर 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 थे, है ना, और वो कौन सी कैटेगरी पर बैठे थे? स्पीशीज। तो ग्रुप छोटा था, टाइगर टाइगर टाइगर, सारे स्पीशीज ग्रुप में बैठे थे, तो उनके बीच में रिलेशनशिप बैठाना आसान था क्योंकि हमें समझ में आ रहा था ये सारे टाइगर हैं। फिर हमने ग्रुप और बड़ा किया, हमने उसमें लायन, टाइगर और लेपर्ड ले आए, ठीक है। तो एक ही कैटेगरी पर बैठे हैं तीनों। कौन सी कैटेगरी पर बैठे हैं? जीनस पर, पैंथेरा में, तीनों के तीनों, और ये तीनों अलग अलग टेक्सा हैं। तो लायन, टाइगर और लेपर्ड तीनों अलग अलग टेक्सा हैं, तीनों अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म है।
जो कौन सी कैटेगरी पर बैठे हैं, जीनस पर, इनके बीच में अब रिलेशनशिप बैठाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब ग्रुप और बड़ा होगा, इसमें लायन, टाइगर, लेपर्ड, कैट भी आ जाएगी, तो ये एक ही ग्रुप में, एक ही कैटेगरी यानी कि फैमिली में बैठे जो अलग अलग टैक्सा हैं, जो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनके बीच में रिलेशनशिप बैठाना और मुश्किल हो जाएगा। जब इसमें कुत्ता भी आ जाएगा, डॉग भी आ जाएगा, तो और मुश्किल हो जाएगा। यानी कि एक ही ग्रुप में, एक ही कैटेगरी में बैठे जो अलग अलग टैक्सा हैं, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप बैठाना और मुश्किल हो जाएगा जैसे जैसे हम छोटे से बड़े ग्रुप की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बेटा यहां से आते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे कंटिन्यू। ओके, तो अपनी डीपीपी सॉल्व कर लेना आप, बाकी कल की क्लास में देखेंगे। हमारा इसमें बचा है स्पीशीज। अब हर एक ग्रुप को हम डिटेल में अलग अलग डिस्कस करेंगे, स्पीशीज, जीनस, इन सबको अलग अलग, और फिर टेक्सोनॉमिकल एड्स की बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, जो बात समझ में नहीं आई होगी उसे दोबारा देख लेना। ओके, चलो फिर मिलते हैं कल की क्लास में। कल भी बॉटनी क्लास होगी, सेम टाइम सेम चैनल। चलो बाय, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, हंसते खेलते रहो, पढ़ते रहो। गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय।